हाय फ्रेंड्स, फिर से हम स्टार्ट करते हैं नई सीरीज आईआरडी सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट सीरीज एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए, संतोष हैज अप्लाइड फॉर ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। हिज एंटिसिपेटेड मोर्टेलिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन स्टैंडर्ड लाइफ्स एंड हेंस कुड बी चार्ज ए लोअर प्रीमियम। अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन संतोष विल बी क्लासिफाइड अंडर। देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि संतोष एक अप्लाई करता है इंश्योरेंस के लिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब जिसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को जितना भी उसने रिस्क कवर लिया वो टोटली उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बेसिस हिज एज और उसका ऑक्यूपेशन, उसकी मोर्टेलिटी है वो लोअर है एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड लाइफ्स, तो उसको जो प्रीमियम है वो लोअर प्रीमियम चार्ज होगा। उसको किस क्लासेस में या किसको कैटेगराइज करेंगे, तो देखिए इसमें है स्टैंडर्ड लाइफ्स। स्टैंडर्ड लाइफ्स होगा तो स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी टेबल होगा। प्रेफर्ड रिस्क, जहाँ भी प्रेफर्ड रिस्क है वहाँ मतलब है कि वहाँ पर उसका डेथ के चांसेस कम है और वो मोर्टेलिटी के चांसेस कम है। तो इसके लिए जो प्रेफर्ड रिस्क होती है उसमें डेथ की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, मोर्टेलिटी के चांसेस भी कम होते हैं और इसीलिए लोअर प्रीमियम भी चार्ज किया जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं अंडर प्रेफर्ड रिस्क। तुम्हारा आंसर हो गया प्रेफर्ड रिस्क सी। देखिए, सब स्टैंडर्ड लाइफ्स वहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा होगा, डिक्लाइंड लाइफ्स वहाँ पर तो प्रपोजल को रिजेक्ट ही कर दिया जाएगा बेसिस ऑफ यूज रिस्क। तो देखिए, प्रेफर्ड रिस्क की डेफिनेशन है एनी रिस्क कंसिडर्ड ए बेटर और ए प्रेफर्ड रिस्क देन द स्टैंडर्ड और एवरेज रिस्क अपॉन विच द प्रीमियम रेट्स आर कैलकुलेटेड। तो जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं, स्टैंडर्ड लाइफ्स हैं, वहाँ पर प्रीमियम रेट्स ज़्यादा होंगे, जहाँ पर प्रेफर्ड रिस्क है वहाँ पर जो रेट्स होंगे वो लिटिल बिट कम होंगे। Which of the below statement best describe the concept of claim? Choose the most appropriate option. इसका ऑप्शन देखिए, a claim is a request that the insurer should make good the promise specified in the contract. B, a claim is a demand that insurer should make good the promise specified in the contract. Then C, a claim is demand that the insured should make good the commitment specified in the agreement. Fourth, a claim is a request that insured should make good promise specified in the agreement. तो देखिए, इसका हमारे पास आंसर है बी, a claim is a demand that insurer should make good the promise specified in the contract. तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशर्ड होता है कि इंश्योरर जो है वो कभी कोई क्लेम आएगा और वो जेन्युइन क्लेम होगा तो वो प्रॉमिस करता है टू द नॉमिनी ऑफ द इंश्योरर दैट दिस क्लेम विल बी passed. Hence answer is B, a claim is a demand that the insurer should make good the promise specified in the contract. Given below is the list of policies. Identify under which type of policy the claim payment is made in the form of periodic payments. तो देखिए, इसमें कुछ पॉलिसीज के डिफाइन किया है और पूछा कि इसको आइडेंटिफाई करिए कि किसके अंदर पीरियोडिकल पेमेंट्स आती हैं। तो देखिए, मनी बैक पॉलिसीज, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसीज, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो देखिए, मनी बैक पॉलिसीज और कैश बैक पॉलिसीज होती है जहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड पीरियोडिक इंटरवल के ऊपर पेमेंट्स आती है जिसको हम सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया ए, मनी बैक पॉलिसीज। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस जो पॉलिसीज होती है वो मार्केट लिंक्ड होती है और जब भी मैच्योरिटी आती है तो उसकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उसके ऊपर कोई पीरियोडिक पेमेंट्स नहीं होती है एज पर इनबिल्ट प्रोडक्ट। थर्ड, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी वो पॉलिसीज होती है जब पूरी जब मैच्योरिटी होती है तो सारे के सारे प्रीमियम्स को रिटर्न कर दिया जाता है टू द इन्वेस्टर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में पता है बेसिक पूरा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी प्रीमियम एक्स अमाउंट है तो मैच्योरिटी पे उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, बट अगर सर्वाइव कर जाता है तो क्लाइंट, बट अगर उसकी उस पीरियड में डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको पूरा सम एश्योर्ड जो स्पेसिफाइड होता है इन कॉन्ट्रैक्ट वो मिल जाता है। हमारा यहाँ पर आंसर हुआ पीरियोडिक पेमेंट जो मिलती है वो हमें मनी बैक पॉलिसीज में मिलती हैं। महेश हैज बॉट ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद ए क्रिटिकल इलनेस राइडर। देखिए, उसने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, उसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर भी ले लिया। ही हैज मेड एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ करंट। तो अब उसने उस पॉलिसी को असाइन कर दिया, फेवर में कर दिया करंट। इसका मतलब उस पॉलिसीज के सारे राइट्स अब करंट के हो गए। अब महेश सफर से हार्ट अटैक एंड देयर इज ए क्लेम ऑफ 50,000। अब महेश को हार्ट अटैक आ गया और उसका एक क्लेम आया 50,000 का अंडर द क्रिटिकल इलनेस राइडर। टू वोम विल बी द पेमेंट विल बी मेड। देखिए, महेश करण, द पेमेंट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द महेश एंड करण। नाइदर ऑफ द टू बिकॉज महेश हैज सफर्ड द हार्ट अटैक बट द पॉलिसी इज असाइन्ड इन फेवर ऑफ करण। तो देखिए, जब भी एब्सोल्यूट असाइनमेंट होती है तो पॉलिसी के सभी राइट्स जिसके नाम पर असाइनमेंट होती है उसी को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो करण के फेवर में है, तो जो उसको पेमेंट मिलेगी वो करण को मिलेगी क्रिटिकल इलनेस राइडर का।
यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंटरेस्ट इन Praveen died in a car accident. The beneficiary submit document for death claim. Which of the below document is an additional document required to be submitted in case of accidental death as compared to natural death? देखिए क्वेश्चंस को बहुत लेंदी किया, बट इसमें सिर्फ ये है कि एक एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उसमें कौन सा एडिशनल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनेशन और बुरियल, ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। तो देखिए जो भी एक्सीडेंटल डेथ होती है उसमें एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम यहां से पढ़ लेते हैं। एन इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज मेड प्राइमरीली टू लिंक इट टू द कॉजेज ऑफ अननेचुरल डेथ। इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ द सर्कमस्टांसेस हैव टू बी एग्जामिन्ड। अननेचुरल डेथ में कि वो सर्कमस्टांसेस की किस सर्कमस्टांसेस में वो डेथ हुई उसको एग्जामिन किया जाता है। द स्टेट owes a duty to citizens to ensure their health and life. When a crime is committed, it is committed against the state. तो इसलिए इसके अंदर में एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उस एक पर्टिकुलर की अननेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आती है। विच ऑफ द बिलो डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज एन अर्ली डेथ क्लेम। देखिए अर्ली डेथ क्लेम को तब बोलते हैं हम जब किसी भी की इंश्योर्ड की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है उसकी डेथ जो होती है विद इन 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी में अगर ड्यूरेशन में हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली डेथ क्लेम। तो इसमें ऑप्शन देखिए, विद इन 3 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन विद इन 5 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन विद इन 7 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन विद इन 10 ईयर्स। तो जो भी अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर विद इन 3 ईयर्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं अर्ली डेथ क्लेम। Given below are the some events that will trigger survival claims. Identify which of the below statement is incorrect. तो देखिए पॉलिसी है उसमें उसमें बताया कि देर आर सम इवेंट्स जिसमें कि सर्वाइवल क्लेम्स आएंगे एंड विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज, वो तो डेफिनेटली अगर मैच्योरिटी पर अगर कोई क्लेम आएगा तो वो क्लेम हमारा सर्वाइवल क्लेम्स को नहीं बोलते उसको, क्योंकि हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है तो टर्म इंश्योरेंस में तो कोई क्लेम पेमेंट ही नहीं होगा अगर कोई मैच्योरिटी होती है तो। मैच्योरिटी का मतलब हुआ टर्म इंश्योरेंस, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बहुत बेसिक सम एश्योर्ड है जिसके अंदर अगर उसकी जब तक पॉलिसी चलती है अगर उसके बीच में जो लाइफ इंश्योर्ड अगर उसकी डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, अदरवाइज उसको मैच्योरिटी पे किसी को भी वो पैसा नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर आ गया क्लेम पेड ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर किसी भी तरह का क्लेम पेमेंट नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में जो क्लेम पेमेंट होता है वो इन केस ऑफ डेथ ही होता है। तो ये हमारे पास इसका ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमारे पास ऑप्शन बी है इंस्टॉलमेंट पेएबल अपॉन रीचिंग द माइलस्टोन अंडर ए मनी बैक पॉलिसी। तो देखिए मनी बैक पॉलिसी में जब जब एक पर्टिकुलर इंटरवल आएंगे उस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर आने के बाद इंस्टॉलमेंट्स पेएबल होंगी। क्लेम पेड फॉर क्रिटिकल इलनेस कवर्ड अंडर द पॉलिसी एज ए राइडर बेनिफिट। देखिए इसके अंदर जब भी राइडर बेनिफिट होगा और जो क्रिटिकल इलनेस होगा और उस समय कोई क्लेम आता है तो वो भी एक सर्वाइवल आएगा, बिकॉज उसके अंदर ही हैड क्रिटिकल इलनेस बट ही सर्वाइव्ड, तो भी उसको क्लेम दिया जाएगा, दैट विल आल्सो कम इन अंडर सर्वाइवल क्लेम्स। देन फोर्थ ऑप्शन सरेंडर वैल्यू पेड ऑन सरेंडर ऑफ एन एंडोमेंट पॉलिसी बाय द पॉलिसी होल्डर। जब पॉलिसी होल्डर कोई अगर अपने पॉलिसी को सरेंडर कर देता है तो वो भी आपका सर्वाइवल क्लेम्स में आएगा, बिकॉज ही विल बी सर्वाइविंग टिल दैट टाइम। तो हमारे पास ये सारे तीन जो लास्ट ऑप्शन है वो सर्वाइवल क्लेम्स में आएंगे। जो पहला है वो सर्वाइवल क्लेम में नहीं आएगा, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में जब अगर क्लाइंट अगर सर्वाइव कर जाता है तो उसको कोई पेमेंट नहीं मिलती। टर्म इंश्योरेंस में अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तभी नॉमिनी को पैसा मिलता है। A payment made under a money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, मनी बैक पॉलिसी है तो एक माइलस्टोन पहुंचने के बाद जैसे जैसे पीरियडिकल इंटरवल आएंगे तो उसके अंदर उसको पेमेंट्स मिलती है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल क्लेम्स और सर्वाइवल पेमेंट्स। तो देखिए इसमें ऑप्शन है डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम, सरेंडर क्लेम। देखिए रीचिंग माइलस्टोन जैसे जैसे एक पर्टिकुलर टाइम आता रहेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो सर्वाइवल क्लेम पेमेंट्स होता रहेगा, उसको बोलते हैं पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर bought a 10-year unit linked insurance plan. If it dies before the maturity of the policy, which of the below will be paid? यहाँ पे शंकर ने एक यूलिप प्लान लिया है जो कि मार्केट से लिंक्ड है 10 ईयर्स का, बट बीच में ही उसकी मैच्योरिटी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या पेमेंट मिलेगी, उसके नॉमिनी को क्या पेमेंट्स मिलेंगी। देखिए ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे लोअर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू,
higher of sum assured or fund value. Premiums will be returned at 2% higher rates as compared to banks savings deposit और surrender value. तो देखिए अगर कोई भी यूलिप प्लान है और उसमें अगर उसकी मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो उसका रिस्क कवर जो उसने लिया है या फिर उसके जो फंड की वैल्यू हो गई है मार्केट लिंक, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा उसको वो मिलेगा. तो हमारे पास इसका यहाँ आंसर है हायर ऑफ सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू विल बी पेड टू द नॉमिनी. बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेम्स अर्ली और नॉन अर्ली, पिक द ऑड वन आउट. देखिए हमने पहले भी स्टडी किया था कि अर्ली क्लेम जब बोलते हैं हम आपको, जब किसी भी लाइफ एश्योर्ड का क्लेम अगर विद इन 3 ईयर्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं अर्ली क्लेम. अब देखिए हमारे पास ऑप्शन है रामाया डाइज आफ्टर 6 months ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान, दिस इज एन अर्ली क्लेम. मनोज डाइज आफ्टर 1.5 years ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस प्लान, दिस इज आल्सो ए अर्ली क्लेम. डेविड डाइज आफ्टर 2.5 years ऑफ बाइंग ए टर्म इंश्योरेंस, दिस इज आल्सो ए अर्ली क्लेम. Praveen dies after 5.5 years of buying a term insurance. This is not an early claim, तो this is one odd one out. तो हमारे पास आंसर 4 हो गया, बिकॉज यहाँ पे उसकी जो डेथ हो रही है वो हो रही है आफ्टर 5.5 years, दैट इज आफ्टर 3 years. Given below is the list of documents to be submitted for a normal death claim by all beneficiary in the event of death of life assured. Pick the odd one out which is additionally required to be submitted only in case of accident, डेथ बाय एक्सीडेंट. तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि अननेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ के अंदर एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है जिसमें वो सर्कमस्टांसेस को स्टडी किया जाता है जिस सर्कमस्टांसेस में वो डेथ हुई है. तो वो एक्सीडेंटल डेथ में इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट. बाकी देखिए बाकी सभी फॉर्म, क्लेम फॉर्म, ये सभी केसेस में रिक्वायरमेंट होता है. सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनेशन और बुरियल और डेथ सर्टिफिकेट ये भी रिक्वायरमेंट होता है. हॉस्पिटल सर्टिफिकेट ये भी रिक्वायरमेंट होता है. जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है वही एक डिफरेंट होती है, जो कि एक डेथ के केस में, जो अगर डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है उस केस में चाहिए, उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं. एज पर IRDA प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within how many days from the date of receipt of all relevant paper and clarifications required. इसका मतलब है अगर किसी कंपनी के पास कोई क्लेम आता है तो उसके बाद जब अगर सारे रिलेवेंट पेपर और क्लैरिफिकेशंस आ जाते हैं तो उसको उस क्लेम को पास करना या रिजेक्ट करना या डिस्प्यूट करना वो कितने टाइम में मैंडेटरी है. तो देखिए इसमें ऑप्शन है 7 days, 15 days, 30 days और 45 days. तो इस केस में 30 days में उसको इसको कंक्लूड करना मैंडेटरी है, चाहे वो इसको एक्सेप्ट करे चाहे वो उसको डिस्प्यूट करे, तो वो बट 30 days में होना मैंडेटरी है एज पर IRDA. As per guideline, an insurance company has to process an insurance proposal within. देखिए इसमें वही एज पर द IRDA गाइडलाइन कि अगर कोई इसके पास किसी कंपनी के पास एक इंश्योरेंस प्रपोजल आता है तो उसको कितने टाइम में उसको प्रोसेस करना होता है. 7 days, 15 days, 30 days और 45 days. दैट इज 15 days. अगर किसी कंपनी के पास कोई प्रपोजल फॉर्म आ रहा है तो उसको ये प्रोसेस करना होगा विद इन 15 days, चाहे वो एक्सेप्ट करे चाहे वो रिजेक्ट करे. In case the premium payment is made by check, then which of the below statement will hold true? देखिए ये कह रहा है कि अगर प्रीमियम जो पेमेंट होती है, इनिशियल प्रीमियम पेमेंट ऑफ द प्रपोजल, अगर वो होती है अगर चेक के थ्रू होती है तो कौन सा स्टेटमेंट है विच होल्ड्स ट्रू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमारे पास ऑप्शन है ए, रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड. तो ये आंसर हमारे पास करेक्ट है. देखिए जब कंपनी ने अगर चेक पोस्ट कर लिया है तो उसको रिस्क शुड बी स्टार्टेड ऑन दैट डे. B, the risk may be assumed on the date on which the check is deposited by the insurance company. ये गलत है. इंश्योरेंस कंपनी उस चेक को डिपॉजिट 5 दिन ना करे, 10 दिन नहीं करे, उसमें लाइफ इंश्योर्ड या कस्टमर का तो कोई प्रोबेबिलिटी और कोई भी उसका लाइबिलिटी नहीं है. थर्ड, रिस्क में बी assumed on the date on which the check is received by the insurance company. This is also not good because चेक रिसिप्ट से मतलब नहीं है. जब कंपनी उस चेक को पोस्ट कर देती है और एक ये कह सकते हैं कि जब उनके सिस्टम में पोस्ट हो जाता है तभी उसके ऊपर रिस्क स्टार्ट होता है. फोर्थ ऑप्शन, द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज इशूड बाय द प्रपोजर. तो उससे प्रपोजर के चेक इशू करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमारे पास इसका आंसर है ए, रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू ए वारंटी. वारंटी, अब इसका ऑप्शन हमारे पास है कि वारंटी इज ए कंडीशन विच इज एम्प्लॉयड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी. Warranty is a condition expressly stated in the policy. Warranty is a condition expressly stated in the policy and communicated to the insured separately and not as the part of policy document. If a warranty is breached, the claim can still be paid if not the material to the risk. तो हमारे पास इसका आंसर है बी, warranty is a condition which will be expressly stated in the policy.
If certain terms and conditions of the policy need to be modified at the time of issuance, it is done by the setting out the amendments through. तो देखिए कोई पॉलिसी के टर्म्स कंडीशंस के अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो वो जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? वारंटी, एंडोर्समेंट, ऑल्टरेशंस और मॉडिफिकेशंस आर नॉट पॉसिबल. But this is not true. What is true is that amendments are possible through endorsements. Right? Answer is B. Which of the below statement is correct with regards to renewal notice? इसका मतलब है कि जब कंपनी का जब पॉलिसी होल्डर के लिए नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम्स ड्यू होते हैं, रिन्यूअल ड्यू होते हैं, तो उसके लिए कौन से क्लोजेस करेक्ट हैं? देखिए ऑप्शन ए, एज पर द regulation there is a legal obligation to the insurer to send a renewal notice to insure 30 days before the expiry of the policy. Option B, 15 days before of the expiry of the policy, 7 days before the expiry of policy, or 4 option, as per the regulation there is no legal obligation on insurer to send a renewal notice to the insured before expiry of the policy. देखिए एज पर रेगुलेशन कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है टू द इंश्योरर टू सेंड ए रिन्यूअल नोटिस. ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे द ऑल रिन्यूअल प्रीमियम्स ऑन टाइम. हेंस आंसर इज डी, that there is no legal obligation for an insurer to send renewal notice. Though the duration of cover for pre-hospitalization expenses would vary from insurer to insurer and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization. देखिए जब भी हेल्थ पॉलिसीज, मेडिक्लेम पॉलिसीज लेते हैं तो जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं कि उसके जब भी पेशेंट के एडमिशन से पहले के वो 30 डेज तक मेनली सारी कंपनीज कवर करती हैं, उनको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो ऑप्शन है हमारे पास 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज. तो देखिए प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है वो 30 डेज तक कंपनी कवर करती है जनरली, और जो कंपनी होती है जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होती हैं वो 60 डेज तक करती हैं. हालांकि अभी ऐसी काफ़ी कंपनीज है जो इन क्लोजेस को और इन टाइम पीरियड को डिफर भी करती हैं, बट जो बेसिक है वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज. As per IRDA guideline, a dash grace period is allowed for renewal of individual health policies. तो देखिए हेल्थ जो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज होती है उसमें कितने टाइम पीरियड का ग्रेस पीरियड अलाउड होता है? 30 डेज का होता है. हमारे पास यहाँ ऑप्शन है 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज. तो हेल्थ पहले जो हमारी हेल्थ पॉलिसीज होती है उसमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड होता है जिसमें कि क्लाइंट अपना पॉलिसी को रिन्यू करा सकता है. Which of the below statement is correct with regard to the hospitalization expense policy? Option A, only hospitalization expenses are covered. This is wrong. Hospitalization as well as pre and post hospitalization is covered. This is correct. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी हम हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं उस पॉलिसी में तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होता है. जनरली प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 डेज को कवर करते हैं, देन हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए और देन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टिल 60 डेज तक कवर करते हैं. राइट, so आंसर इज बी. Identify the correct full form of PPN with regard to the hospital in health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस में PPN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए PPN को बोलते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क. हमारे पास यहाँ ऑप्शन है पब्लिक प्रेफर्ड नेटवर्क, नो. प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, यस, दिस इज करेक्ट. पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, दिस इज रॉन्ग. प्रोवाइडर प्रेफरेंशियल नेटवर्क, दिस इज रॉन्ग. अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक बार. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज वांट्स टू यूज द प्रोवाइडर्स इन देयर नेटवर्क फॉर 2 मेन रीजन. जो उनके प्रोवाइडर, जो हेल्थ प्रोवाइडर और जो हॉस्पिटल उनके नेटवर्क में होते हैं उनको बोलते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क. दीज प्रोवाइडर्स हैव मेट द हेल्थ प्लान्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एंड दे हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट ए निगोशिएटेड डिस्काउंट रेट फॉर देयर सर्विसेज. वो जो रेट्स होते हैं वो भी थोड़ा सा निगोशिएटेड होते हैं और वो सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं. तो इसको बोलते हैं प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क. Which of the below statement is correct with regards to cashless service provided in health insurance? देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. अब हम इसको पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली गो ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सो दैट सर्कुलेशन ऑफ फिजिकल कैश नोट्स कैन बी रिड्यूस्ड एंड ट्रीज कैन बी सेव्ड. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है. Services provided free of cost to the insured and no cash is to be paid as the payment is made by the government to the insurance company. तो देखिए इसमें कोई भी गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है वो गवर्नमेंट कोई भी कंपनीज को पेमेंट नहीं करती है. All payments made by the insured
have to be made only through the internet banking, or the cards or cash is not accepted by the insurance company. This is also wrong. The insured does not pay the insurance companies. इस केस में क्या होता है, जब कैशलेस की बात करते हैं तो इंश्योर्ड डज नॉट पे, जब अगर उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो इंश्योर्ड को कोई पेमेंट नहीं करना होता है, जबकि जो उसका बिल होता है जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो डायरेक्टली सेटल करती है विद द हॉस्पिटल. आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए, हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी. दिस इज करेक्ट. मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज और मेडिकल कंडीशंस. तो हेल्थ जो पॉलिसीज होती है, दीज हेल्थ पॉलिसीज और इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी. Health insurance deals with the mortality. No. Life insurance deals with the mortality because mortality means death. Health insurance deals with the morbidity as well as the mortality. This is not correct. Health insurance neither deals with the morbidity or mortality. This is also wrong because health insurance deals with the morbidity, means a condition or a disease or a medical condition. Identify which of the below statement is incorrect. An employer can take a group policy for its employees. वो ले सकता है. बी, ए बैंक कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर. वो भी ले सकता है. शॉपकीपर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर. ये करेक्ट नहीं है. शॉपकीपर कैन टेक पॉलिसीज फॉर इट्स एम्प्लॉइज बट द शॉपकीपर कांट टेक ए ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर बिकॉज देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट. Fourth, a group policy can be taken by the employer for his employees, can be extended to include the family members of the employees. This is also correct. तो एक शॉपकीपर है वो अपने कस्टमर्स के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता बिकॉज देयर इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट. तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस. Again requesting you that if you are liking these videos, then please keep on referring these to your colleagues, friends or family members so that they can get their exam passed and they can get certification which is required as an SP certification, which we call IRDA certifications for life insurance business. Thank you guys.